विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ रहे हैं अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र, इसकी संकल्पना क्या है, किसे कहते हैं, और दो विद्वानों के जो विचार हैं वो भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अपर्दन अंग्रेजी में इसे इरोजन कहते हैं। इरोडोर शब्द से बना है। इसका अर्थ है कुतरना। सन 1886 में स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी थे जेम्स हटन। उन्होंने अपनी एक थियरी यानी सिद्धांत दिया चक्रीय पद्धति का, और उसमें बताया कि न तो आरंभ का कोई लक्षण है न अंत की कोई संभावना। नो वेस्टीज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। इसी के आधार पर उन्होंने समरूपतावाद का सिद्धांत दिया, और 19वीं सदी के अंत तक जो अमेरिकी विद्वान थे विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस, उन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर के भौगोलिक चक्र की संकल्पना, इसका प्रतिपादन कर दिया। डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसकी आलोचना जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक ने की और अपना सिद्धांत दिया भूआकृतिक तंत्र सिद्धांत। इस प्रकार से दोनों विद्वानों ने, तो शुरुआत करते हैं हम इसकी डेविस की भौगोलिक चक्र की अवधारणा क्या है। ये सन 1850 में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनका देहांत हुआ है। इन्होंने 1859 में विकासवादी सिद्धांत जो डार्विन का था उसके आधार पर इन्होंने सन 1889 में नदी का जीवन चक्र के रूप में अपना सिद्धांत दिया। 1899 में इसे भौगोलिक चक्र नाम दे दिया, और इसी को अपर्दन चक्र हम कहते हैं। इसके अनुसार किसी भूदृश्य का विकास एक चक्र से होकर गुजरता है। इस चक्र का एक विकास क्रम होता है। अब डेविस ने इसे 3 विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाएं, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया। साथ में बताया कि भूदृश्य संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रकार्य है। इसे डेविस का त्रिकुट कहा गया, ट्रायो ऑफ डेविस। सबसे पहला कारक लेते हैं संरचना। अब संरचना से तात्पर्य भूपटल की भूवैज्ञानिक शैल रचना के है। शैल की भौतिक और रासायनिक बनावट, उसके गुण, उसके उत्पत्ति काल, इन सब पर निर्भर करती है। इसमें शैल का वलन कैसा है, नमन, भ्रंश, संधि, खनिज रचना, सरंध्रता, पारगम्यता, ये सारे तथ्य भी इसमें आते हैं। थॉर्नबरी विद्वान जो हैं उनके अनुसार स्थल रूपों की उत्पत्ति में भूगर्भिक संरचना सर्वाधिक नियंत्रक कारक है, क्योंकि सबसे पहले शैल संरचना विकसित होती है, उसके बाद भू आकृतियां बनती हैं। और डेविस ने संरचनाएं बताई अवसादी, कठोर, मिश्रित और ज्वालामुखी। और दूसरा इनका कारक है प्रक्रम यानी प्रोसेस।
थॉर्नबरी के अनुसार प्रक्रम में ये सभी भौतिक और रासायनिक साधन आते हैं जिससे पृथ्वी के सतह के ऊपर परिवर्तन आते रहते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप की क्रियाएं, इससे पहाड़, पठार ये सब बनते हैं। इसी तरह से शक्तियां हैं, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, वायु, हिमानी लहरें, ये इस प्रकार से वायु, ये सब चीज़ें। थॉर्नबरी में ने कहा कि भूआकृति प्रक्रमों की छाप स्थल रूपों पर स्पष्ट अंकित होती है, जैसे गॉर्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी। ये केवल नदी के बहते जल द्वारा ही बनेगी, जबकि लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, ये हिमानी से ही बनेगी। इस तरह स्थलाकृति की व्याख्या के लिए प्रक्रम का अध्ययन बहुत जरूरी है। तीसरा कारक जो डेविस ने बताया वो है अवस्था, स्टेज। अवस्था से क्या अभिप्राय है? डेविस ने बताया कि मानव जीवन की भांति स्थलखंड भी युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था से गुजरते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये अवस्थाएं निश्चित समय पर आएंगी। किसी भी प्रक्रम की क्रियाशीलता की अवधि और संरचना की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोमल चट्टानों वाले एक स्थलखंड में जल्द ही सभी अवस्थाएं आ जाती हैं, जबकि कठोर शैल वाले स्थलखंड देर से ऐसा अपनी अवस्थाएं प्राप्त करते हैं। और ये तीन उन्होंने क्रम बताए। तो सबसे पहले हम लेते हैं युवावस्था को। युवावस्था, इस अवस्था में स्थलाकृति के ऊपर न्यूनतम विषमताएं आती हैं। स्थलखंड का उत्थान बहुत तेज गति से होता है और नदी के निम्नवर्ती कटाव से घाटी गहरी होने लग जाती है। घाटी में गहरा होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में अभी नदी के पास बल सर्वाधिक है। आप देखेंगे नदी अपने किनारों को काटने लगती है, घाटी को गहरा बनाती है। जो दो आब होंगे वे चौड़े, समतल लेकिन उठे हुए होंगे। इसमें नदी के विकास के साथ साथ प्रवाह प्रणाली भी विकसित होती रहती है। दूसरी जो अवस्था है प्रौढ़ावस्था, इसमें अपर्दन की सक्रियता से जो उठा हुआ भाग है वो नीचा होने लग जाता है। नदी घाटी का विकास तीव्र होने से उच्चावच बढ़ता जाता है। शुरुआत में तो उच्चावच सबसे ज़्यादा रहता है और बाद में वो नीचा होने लगता है। प्रौढ़ावस्था घटते हुए उच्चावच की अवधि है। नदियाँ बाढ़ का मैदान बनाती हुई विसर्प बनाने लगती हैं, जल विभाजक बन जाते हैं। नदी का अपर्दन चक्र नतोदर रहता है। तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था। इसमें अपर्दन द्वारा उत्थित भूभाग को काटकर समप्राय मैदान बन जाता है। उच्चावच कम हो जाता है, धरातल की विषमताएं घट जाती हैं, मोनाडनोक जैसी कठोर स्थलाकृतियां छूट जाती हैं और एक आकृति विहीन समप्राय मैदान बन जाता है। यह समप्राय मैदान बिल्कुल समतल नहीं होता, बल्कि एक निम्न भूमि जैसा होता है। एक दूसरे से हल्की ऊंची भूमि होती है इसकी। अब इसकी मान्यताएं देखते हैं कि डेविस के सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या। पहली मान्यता है कि जो स्थल रूप है वो आंतरिक शक्तियों और बाह्य कारकों की क्रियाओं का
प्रतिफल है। दूसरा है स्थल रूपों के क्रमिक विकास में पर्यावरण की दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप धरातलीय रूपों का व्यवस्थित क्रम उत्पन्न होता है। तीसरा है चक्र की अवधि के दौरान जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है स्थलखंड का उत्थान अल्पकाल में होता है लेकिन तेज गति से होता है और फिर इसकी स्थिरता बनी रहती है। पांचवा, उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि में शामिल उसने किया नहीं, इसे आरंभिक अवस्था कहा। छठा, स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। और सातवां, डेविस का उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक व्याख्या, इसका वर्णन करना था। अब यदि ग्राफ के माध्यम से इसे दर्शाएं तो हम पाएंगे कि ग्राफ में दो वक्र, एक ऊपरी वक्र और एक निचला वक्र दिखाया जाएगा और इसके माध्यम से जो एक्स वाई लंबवत रेखा जो होगी वो स्थलखंड की कुल ऊंचाई को दर्शाएगी और जो वाई जेड क्षैतिज रेखा होगी वो समय या अवस्था को दिखाएगी। जो निचला वक्र है वो न्यूनतम उच्चावच यानी कि नदी घाटी की तली को दर्शाएगा और अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को, और जो बीसी रेखा है वो आरंभिक सापेक्षिक उच्चावच को दिखाएगी। तो इस बिंदु पर आरंभिक अवस्था समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अपर्दन चक्र की शुरुआत हो जाएगी। तो तीनों अवस्थाएं आएंगी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब देखिए, युवावस्था में स्थलखंड का उत्थान होगा और जब ये उत्थान की क्रिया खत्म हो जाएगी तो अपर्दन शुरू होगा। इस प्रकार से घाटी का विकास होता है और लंबाई में वृद्धि होती है, यानी सरिता दीर्घकरण होती है। ढाल तेज है, नदी का प्रवाह तेज होता है, नदी घाटियां लंबवत अपर्दन करके उसको गहरा करती हैं। इसे घाटी का गहरा होना कहा जाता है। इस प्रकार जलगति क्रिया, तली का अपघर्षण, जलगर्तिका का छेदन, धौलीकरण, अपक्षय, ये सभी चीजें नदी घाटी को संकरा और गहरा बनाती है। इस प्रकार जो सापेक्षिक उच्चावच में तो लगातार बढ़ोतरी ही होती है। ये युवावस्था की जो अवधि है ये अपेक्षाकृत छोटी होती है। दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। इसमें सबसे ज्यादा लंबी है ये। अपर्दन चक्र में प्रौढ़ता दिखती है। पार्श्ववर्ती अपर्दन आरंभ होने से नदी घाटी की चौड़ाई जो है वो बढ़ने लग जाती है। इसे घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। नदी तल की जो प्रवणता है, प्रवाह वेग और भार वहन की क्षमता घट जाती है। ऊंचाई में और उच्चावच में कमी आने लग जाती है। ऊपरी वक्र में तेजी से कमी आती है और निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावचन में तेजी से कमी आती है। नदी के मंद जलमार्ग ढाल के कारण प्रवाह वेग कम हो जाता है। विसर्पण की क्रिया सक्रिय रहती है। वृद्धावस्था जो कि अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में हम देखेंगे कि बहुत से परिवर्तन
स्थलाकृतियों के रूप में आ जाते हैं। यथा आप पाएंगे कि इन सभी स्थलों पर पहले के लक्षणों में परिवर्तन आ चुका है और जो घाटी है वो गहरी होते होते अब अपने जिसे कहते हैं बुढ़ापे के तौर में पहुंच गई है और काफ़ी ज़्यादा गहराई को भी उसने प्राप्त कर लिया है। लंबोत अपर्दन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और नदी घाटी बहुत चौड़ी हो गई, इसके कारण से विसर्पण करते हुए दिखती है। ऊपरी वक्र में तेज़ी से गिरावट आती है, उच्चावच बहुत तेज़ी से घटता है और निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। विषमता घटती चली जाती है। इस प्रकार से जो भूखंड है वो मंद उच्चावच वाला और बाधा विहीन घाटी में तब्दील होता है। कठोर चट्टानों से युक्त जो एकांकी पहाड़ियाँ मिलती हैं उन्हें मोनाडनॉक कहा जाता है और ये अपशिष्ट प्रकार के एक स्थल रूप हैं।